126वीं जयंती के अवसर पर हम जिस महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त और इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जीवन के अंतिम सांसों तक लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात को लेकर यहाँ पर हम और आप जो इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, इसके पीछे कुछ मकसद होता है। कार्यक्रम सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होती कि आए और कुछ भाषण दिए, कुछ फोटो खिंचाए और कल के फेसबुक में कुछ डाले और कल पेपर में निकला या न निकला, ये नहीं। कार्यक्रम के पीछे है कि जिन महान शख्सियत के याद में आज हम यहाँ बैठे हुए, भारत की आज़ादी की लड़ाई में जिसने अपनी निजी जिंदगी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं, निजी जिंदगी के अंदर न कोई पद की चिंता, न कोई प्रतिष्ठा की चिंता, बस सिर्फ एक चिंता थी कि अंग्रेजी हुकूमत से हमारा देश कैसे आजाद हो। और इसके लिए उसने न केवल भारत के अंदर बल्कि जरूरत पड़ी तो उन्होंने जर्मनी के अंदर भी जाकर नाजी सेना से सहयोग लेते हुए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और जब मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ तो मुझे भी फक्र है कि उस आजाद हिंद फौज में पहली झांसी रेजिमेंट जो बना, जो आज हमारे बिहार में और देश के कई राज्यों में संविधान जब लागू होने के बाद पंचायतों में आरक्षण, महिलाओं को सशक्तिकरण की बातें होने लगी है, बहुत जगह हुई भी है। आप सोचिए उस आदमी के दिमाग में कितना महिलाओं के प्रति सम्मान और कितना ये भविष्य की चिंता थी कि बिना देश के अंदर महिलाओं को मुख्य लड़ाई में अगर जब तक शामिल नहीं करेंगे हम भारत को आजाद नहीं दिला सकते हैं। और पहली बार आजाद हिंद फौज के अंदर झांसी रेजिमेंट की स्थापना हुई थी और उस झांसी रेजिमेंट के अंदर उसका कैप्टन कौन बने थे? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और वो लक्ष्मी सहगल के बारे में सभी लोग जानते हैं। आज से 5-6 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई थी और मुझको इसलिए फक्र है कि वो लक्ष्मी सहगल आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो मैं जिस पार्टी से बिलोंग्स करता हूँ उस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की और राष्ट्रपति की उम्मीदवार भी वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की ओर से बने। इसलिए हम पूरी अगर विरासत को अगर हम देखें तो कुछ जब हम सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति नेताजी का एक टाइटल लगाते हैं, अभी के दौर में नेताजी का मतलब है कुर्ता पहनो, मेरे जैसा नेता मतलब मैं कुर्ता पहन लिया है, बंडी पहन लिया है, भाषण देते हैं, ब्लॉक पाए हैं, कुछ मुखिया बन गए, कभी एमएलए बन जाएंगे, कभी एमपी बन जाएंगे, नेताजी हो गए। नेताजी का मतलब वो नहीं होता है। नेताजी का मतलब है कि समाज का नेतृत्व, देश का नेतृत्व और समाज के अंतिम तबके पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान के अंदर जो उसकी ताकत, कर्तव्य, अधिकार मिला उसका लाभ दिलाने के लिए जो संघर्ष करे वही नेता है। अभी तक हम लोग नेता नहीं हुए। मैं तो मानता हूं कि मैं नेता भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कुछ स्वार्थ है, मेरे अंदर कुछ लोभ है, मेरे अंदर पद और प्रतिष्ठा पाने का एक जुनून है। सुभाष चंद्र बोस के अंदर न पद पाने की चिंता थी, न भारत का राष्ट्रपति बनने का चिंता था, न प्रधानमंत्री बनने का चिंता था। इसका मतलब क्या है? आज समाज के अंदर राजनीति से ज्यादा जरूरत समाज का चिंतक की जरूरत है। जिस तरह से समाज में जाति, धर्म हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, जिस तरह की राजनीति हमारी कुर्सी कैसे बची रहेगी, उस आधार से जब राजनीति होगी तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। जब देश का विकास का मकसद होगा, राष्ट्र हमारे सामने पहला है, कुर्सी रहे और कुर्सी जाए, इसकी चिंता जो नहीं करेंगे वही सच मायने में नेताजी के आदर्शों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें स्मरण आ रहा है आज राजनीति में बहुत तरह की मतभिन्नताएं और असहिष्णुताएं, एक दूसरे को टॉलरेट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन वो दौर भी था जब राजीव गांधी जी, अभी सोशल मीडिया तो बहुत कुछ बात बताता है, राजीव गांधी जी की मृत्यु पर कंडोलेंस पर जब देश के अपोजिशन का लीडर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, पत्रकार पूछता है कि राजीव जी के बारे में आपका क्या कहना? अटल जी का क्या जवाब था? बोला राजनीति में मतभिन्नताएं हो सकती है, वैचारिक दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज जो आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर इस इंटरव्यू देने लायक हैं
तो इसमें राजीव जी की बड़ी भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी की उस समय कोष के मामले में बहुत ताकत न थी। उन्होंने खुद कहता बोले कि जब मुझको पता चला कि एक ऐसी इनकी बीमारी है जो इनका इलाज अमेरिका में ही संभव है, तब उन्होंने हमको संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारतीय डेलीगेशन में हमको शामिल करके कहते हैं कि आप वहाँ डेलीगेशन में जाइए, इससे मेरा हो जाएगा सत्ता और पक्ष दोनों गए, और वहाँ 1 महीना रह के इलाज कराइए। और आज हमारी जो जिंदगी है उसमें राजीव गांधी की बड़ी भूमिका है। क्या राजनीति में जब उतने ऊंचे स्तर पर ऐसी बात हो सकती है, तो क्या समाज में कटुता बढ़ाकर हम अच्छी राजनीति कर सकते हैं क्या? राजनीति के दूसरे बड़े उदाहरण, विचारों की मतभिन्नता के बावजूद भी राम मनोहर लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस लखनऊ से चुनाव खिलाफ लड़ते थे और हर बार उनको हार का सामना करना पड़ता था। और नेहरू के परम मित्र थे, वो सोशलिस्ट विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के थे। और लोहिया जी से वो कहते थे कि आप दूसरा क्यों नहीं लोकसभा क्षेत्र आप चुन लेते? लोहिया जी कहते थे कि मैं लखनऊ में आपके खिलाफ, इलाहाबाद में आपके खिलाफ लड़के ये साबित करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ अभी भी 18-20% मतदाता है जो मुझे पसंद कर रहे हैं। और जब लोहिया जी को उनके दूसरे दरवाजे राज्यसभा से, उत्तर प्रदेश से नेहरू जी मंगवाते थे, और जब लोहिया सदन में बोलते थे तो नेहरू कहते थे कि मेरी आलोचना कर रहा है, सुनो। लोहिया अगर मेरी आलोचना कर रहा है तो उसको सुनो, कहीं ना कहीं हमारी नीति बनाने में गड़बड़ी है, तभी उसका इशारा है। इसलिए लोहिया की आलोचना सुन के उन्होंने नीतियों में भी परिवर्तन करते थे। ये है हमारा देश का संस्कृति, ये है हमारा अंबेडकर की संविधान की खूबसूरती कि हम अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मुकम्मल हिंदुस्तान बना है। और जिस हिंदुस्तान का अगर माली सभी फूलों को खिलने में बेईमानी करे तो कभी हिंदुस्तान नहीं बन सकता। उसी तरह मोहब्बती नगर हो, टारा हो, इंदौर हो, जो भी समाज के शुभचिंतक हैं उनकी ऊपर बड़ी दायित्व बनता है। राजनीतिक दल, भाषा, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठ के हम सब भारतीय हैं, पहला ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और इसी भारतीयता के आधार पर हमारे अंदर बहुत तरह के काम बाकी है। हमारे बच्चे के अंदर रोजी का सवाल है, रोटी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। आज भी हमारे देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं, मतलब गरीबी की दलदल में है, तो हमको और आपको चिंता करना होगा कि दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन में अमेरिका और जापान की श्रेणी में हम कब जाएं, ताकि हमारा ये जन वितरण का दुकान खत्म होकर हम सबको आत्मसम्मान की जिंदगी दे सके। और ये तभी संभव है जब देश में गरीबी, बेरोजगारी के ऊपर मंथन करें। इसलिए हम किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, मकसद है जिस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने लड़कर भारत की आजादी दिलाई, जहां उनका सपना था मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण न हो। और ये तभी संभव है जब नीतियों में परिवर्तन करके जनपक्षीय नीति बनाकर हमारे एजेंडे में होगा बहुमत का काम, पिछड़े का, नीचे जो दबे कुचले को मुख्य धारा में लाने का काम। और इस दिशा में बहुत से काम हुई भी है। ये नहीं है कि पूरी नकारात्मक बातें, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। हम सब मिलकर जन्म जब लेते हैं, हमारा कोई जाति नहीं। जब मैं माँ के गर्भ में रहता हूँ, मेरा कोई जाति नहीं है। हमने समाज में आया तो मैंने नहीं पता कि ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, मैं किस जाति में हूँ। यही समाज हमें सिखलाता है, तुम वो जाति हो, तुम ये धर्म हो। इसलिए जब हम पढ़े हैं, लिखे हैं, ज्ञान का अर्जन किए हैं, तो हमारे अंदर इस बात को विकसित करना होगा, जाति और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति में हम देश के लिए काम करें। इसलिए प्यारे मेरे बच्चों, खास करके ग्लोरियस कोचिंग में कोशिश लगातार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कार देते रहकर देश प्रेम के दिवस के अवसर पर। तो आप भी पढ़ो, आगे बढ़ो, चिंतन करो, पढ़ाई करो इसलिए क्योंकि तुम्हें बदलना है समाज, लड़ाई इसलिए करो क्योंकि तुम्हें संघर्ष से अपनी अधिकार लेना है। इसलिए हम
एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। When politics decide your career, you decide what should be your politics. जब राजनीति ही तुम्हारा भविष्य तय करता है तो तुमको तय करना पड़ेगा कि तुम्हारी राजनीति क्या होनी चाहिए। चलिए हम सब मिलकर एक मजबूत विकसित भारत बनाने के लिए जो नेताजी का सपना था, एक शोषण मुक्त हिंदुस्तान, उस शोषण मुक्त जहां पर छुआछूत नहीं, धर्म के आधार पर एक दूसरों को जिल्लत नहीं, एक इंसान के नाम पर राष्ट्रवाद का ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसकी सम्मान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया, उनको याद करते हुए पुनः हम नेताजी की 126वीं जयंती पर उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ साथ इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अमर शहीद भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक उन तमाम लोगों को हम याद करते हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान देकर भारत मां को आजाद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोरियस कोचिंग के जो हमारे बच्चे हैं जो आए हैं उनको भी धन्यवाद और फिर से इस कार्यक्रम के तमाम जो कमेटी के लोग हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे एक छोटा सा आदमी को भी बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार।